नेपोटिज्म, आर्थिक धांधली, ड्रग्स से घूमते घुमाते सुशांत केस का मामला कंगना पर आ पहुंचा। ये तेरी मुंबई, ये मेरी मुंबई। पीओके पाकिस्तान, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी हां, जुबान की तलखी बड़ी, मर्यादा भूली। जी हां, तू तड़ाक पर बात उतर आई। ऐसे में रोक सको तो रोक लो। मैं कंगना, लो मुंबई चली आई। नमस्ते, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। कंगना रनौत एक ऐसी अभिनेत्री जिसने सुशांत को इंसाफ के लिए आवाज उठाई, बॉलीवुड में ड्रग्स गैंग को बेनकाब किया, उसके खिलाफ मुंबई में द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई। कंगना के दफ्तर को अवैध निर्माण के आरोप में आज ढहा दिया गया। कंगना को नोटिस का जवाब तक नहीं देने दिया गया। इतना ही नहीं, कंगना जैसे ही मुंबई पहुंची, उनके खिलाफ शिव सैनिकों ने हल्ला बोल दिया। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं जो उद्धव और उनकी सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं। जैसे आपके टीवी स्क्रीन पर कंगना रनौत पर कार्रवाई बदले की भावना से की गई। कंगना का दफ्तर गिराकर उद्धव ने घमंड का सबूत दिया। क्या बीएमसी पर कार्रवाई के लिए राजनीतिक दबाव था? सुशांत के लिए इंसाफ की मांग करने की सजा दी गई। बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग को बेनकाब करने की क्या कंगना को सजा मिल रही? कंगना का दफ्तर तोड़कर बीएमसी ने कोर्ट की अवमानना भी की। इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री, राजनीतिक जगत और दूसरे वर्गों से भी एक बड़ा पैनल मौजूद है। उससे पहले कि हम उन तक पहुंचे, उनसे बात करें, बहस करें, उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तोड़ा, बुलडोजर चलाया। कंगना के खिलाफ शिवसेना की नारेबाजी। आपत्तिजनक बयानों से कंगना का अपमान। कंगना के साथ मुंबई में जैसा सलूक हुआ, वो कंगना के खिलाफ उद्धव सरकार की बदले की कार्रवाई पर मोहर लगाता है। क्योंकि पहले कंगना को बीएमसी की ओर से दफ्तर पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया जाता है। इसके 24 घंटे के अंदर ही दफ्तर को आपाधापी में ढहा दिया जाता है। हैरानी इस बात की है कि कंगना को न तो मणिकर्णिका फिल्म्स का दफ्तर बचाने के लिए कोर्ट जाने की मोहलत दी गई, न ही उसमें रखी चीजों को सुरक्षित जगह ले जाने का वक्त दिया गया। कंगना का एक तरफ दफ्तर तोड़ा जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कंगना बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई, जहां बीएमसी को करारा झटका लगा। कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाते हुए बीएमसी से जवाब मांग लिया। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर से पहले ही बीएमसी अपना काम पूरा कर चुकी थी। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 मार्च 2020 को एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि राज्य सरकार, बीएमसी और सभी संबंधित विभाग अवैध निर्माण को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं। कंगना पर कार्रवाई को लेकर जहां एक तरफ कोर्ट से बीएमसी को फटकार लगी है, वहीं दूसरी ओर कंगना ने बीएमसी के एक्शन को बदले की कार्रवाई बताया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूं कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बीएमसी की कार्रवाई पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सवाल उठाए हैं। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन
उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। कंगना अब तक मनाली में रहकर सुशांत के लिए और बॉलीवुड में ड्रग्स गैंग के खिलाफ आवाज उठा रही थी। अब वो मुंबई पहुंच गई है, जहां अब उनका सीधा सामना उद्धव और उनकी सरकार से है। देखते हैं आमने सामने की लड़ाई अब क्या टर्न लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि जो अगर गलत है उसे कहना चाहिए। कहना जरूर चाहिए फडणवीस साहब, लेकिन भाषा की मर्यादा भी होनी चाहिए। और जब कतरनी जैसी जुबान चले तो आखिर मुंबई को लेकर ये तेरी मुंबई मेरी मुंबई, और परंपरा ये कहती है कि मुंबई दिल खोलकर सबका स्वागत करती है। जी हां, कंगना पर बीएमसी की कार्रवाई के बाद बड़ी हलचल। उद्धव ठाकरे के बंगले पर शाम 7:30 बजे होगी बड़ी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी बहस की ओर चले, इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। 7:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वर्षा बंगले पर बैठक करेंगे। मुंबई में बड़ी हलचल को लेकर कंगना रणौत के मुंबई पहुंचने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, संजय राउत और मुंबई पुलिस कमिश्नर इकबाल सिंह चहल होंगे बैठक में शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शाम 7:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर वर्षा बंगले पर होगी अहम बैठक। शाम होगी अहम बैठक, यानी कि अब से ठीक 22 मिनट बाद वर्षा बंगले पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि उसमें शिरकत करेंगे एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, जिन्होंने आज एक बयान दे दिया। और वो बयान आशु आपको भी पता होगा, उन्होंने कहा कि ये गैर जरूरी है। आशीष, हम चलते हैं बहस की ओर। बहस में हमारे साथ वो मेहमान आपके टीवी स्क्रीन पर निखिल आनंद, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बिहार के आप प्रवक्ता और मुख्य प्रवक्ता की भूमिका निभाते हैं। मेरे साथ दिलीप सिंह चौहान साहब, आप करणी सेना से जुड़े हैं। आप करणी सेना का पक्ष रखेंगे कि आखिर कंगना रनौत के साथ शिवसेना के सामने ताल ठोक कर करणी सेना भी आज मुंबई के हवाई अड्डे पर मौजूद थी। मेरे साथ इस देश के सवाल की बहस में मेरे अपने सहयोगी साथी आशीष सिंह भी होंगे। इससे पहले कि मैं आप दोनों के पास आऊं, आशीष, 7:30 बजे की बैठक, दिन में पवार का बयान, और ये वो शरद पवार हैं जो मराठा क्षत्रप है, जिसकी एक मुट्ठी की खबर दूसरे को नहीं होती। बिल्कुल, और ये जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने कहा कि ये बैठक कंगना रनौत के लिए कम, और मुझे लग रहा है कि शरद पवार के बयान की वजह से ज्यादा रखी जा रही है। वो इसलिए क्योंकि भले ही चेहरा महाराष्ट्र सरकार का उद्धव ठाकरे हो, लेकिन चलाने वाले तो शरद पवार और बाकी जो उनके एनसीपी के लीडर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करते हैं। और ऐसे में जब शरद पवार का ये बयान आया कुछ घंटे पहले, मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार थोड़ी सी हिल सी गई है, और ऐसे इसी के मद्देनजर वो चाह रहे हैं कि वापस चार दीवारी में कुछ बात हो जाए, आपस में ही डिस्कस कर ले, क्योंकि बाहर उन्हें काफी कुछ झेलना है, काफी कुछ फेस करना है। जी, निखिल आनंद साहब, मुंबई में अगर आप बीएमसी की कार्यशैली को आप जानते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर एक खास मेहमान, राजनीतिक विश्लेषक, समाज सेवी ममता काले भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि सुशांत केस में लगातार झंडा लेकर आगे बढ़ रही हैं कि सुशांत को इंसाफ मिल सके। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा मुंबई से मौजूद है। अभिषेक, क्या ताजा जानकारी, हलचल? इस समय मुंबई में सबसे तेज हलचल है। कल शाम इसी वक्त रिया को लेकर सायन अस्पताल से एनसीबी दफ्तर के बीच हलचल थी। अब से कुछ ही देर बाद
वर्षा बंगले में हलचल होने वाली है। अभिषेक से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे साथ। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। कल शाम को इसी वक्त आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल सायन अस्पताल में और एनसीबी ऑफिस से बड़ी हलचल थी, लेकिन अभी आज इस वक्त अभी वर्षा बंगले पे बहुत हलचल हो चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है 7:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ आपात बैठक होने जा रही है। उस बैठक में जो महाराष्ट्र सरकार के सूत्रधार हैं, यानी जो जिनके कहने पर सरकार चल रही है, उनका नाम है शरद पवार, वो खुद मौजूद होने वाले हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहने वाले हैं और यह मीटिंग कहीं न कहीं एक बड़ी निर्णायक मीटिंग हो सकती है, क्योंकि शरद पवार का आज जिस तरीके से इस पूरे कार्रवाई में जो तोड़क कार्रवाई आज बीएमसी ने किया है कंगना राउत के ऑफिस पे, वह कहीं न कहीं वह उन्होंने अच्छा नहीं लगा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, नसीहत दी है शिवसेना को कि इससे बचना चाहिए था। लोग अनाप शनाप बातें करेंगे, कहीं न कहीं इससे उन्हें दूर रहना चाहिए था। तो कहीं न कहीं नसीहत भी दिया है और इसका विरोध भी किया है कि जिस तरीके से शिवसेना ने या बीएमसी ने एक जवाबी कार्रवाई किया है, कहीं न कहीं ये गलत हुआ है। और यह जो मीटिंग होने जा रही है, कुछ ही मिनटों बाद कह सकते हैं मीटिंग होगी। अभिषेक, आप वर्षा बंगले पर अभिषेक मालाबार हिल स्थित वर्षा बंगले पर आप नजर बनाए रखें। 7:30 के बाद लगातार आपके पास आते रहेंगे। हमारे साथ ममता खाले हैं। ममता जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारत का इतिहास रहा है, सभ्यता और संस्कृति में सबका दिल खोलकर स्वागत होता है और मुंबई भी इसके लिए जानी जाती है। लेकिन जहां तक बात की जाए, मुंबई भी ऐसी है, ये आप भी मानती हैं, लेकिन मुंबई के साथ आखिर शैतानी कौन कर रहा है? मैं ये आज जानना चाहूंगा कि जिस तरह से भाषा का स्तर गिरा है दोनों तरफ से, और किसके तरफ से मैं कह रहा हूं आप जानती हैं, दोनों तरफ से जो भाषा गिर रही है, कतरनी जैसी जुबान चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, आखिर ये शैतानी किसकी है? मनीष जी धन्यवाद। देखिए, जहां तक ये शब्दावली का इस्तेमाल करने का प्रश्न आता है, जब आप राजनेता होते हैं और आप सत्ता में जाते हैं और आप शासन करने लगते हैं, आप शासक बन जाते हैं, तो आपको निरंकुश नहीं होना चाहिए। आपको सत्ता में इतना ज्यादा सत्ता के नशे में चूर नहीं हो जाना चाहिए कि आप जो आपकी प्रजा है उसको आप रंग समझें, खुद को राजा समझें और उसके बाद शब्दावली इतनी गलत इस्तेमाल कर दें। जो शब्द संजय राउत जी ने खासतौर पे कंगना के लिए बोला, मैं एक हिंदुस्तान की जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, स्त्री और पुरुष का सवाल नहीं है मनीष जी, किसी के लिए भी ऐसी गलत शब्द इस्तेमाल करना क्या अच्छी बात है? और वो भी तब जब आपकी जिम्मेदारी है प्रत्येक उस व्यक्ति का ध्यान रखना जो आपका टैक्स पेयर है, उस लड़की की वो कर्म भूमि है। आपको वहां पर सत्ता आसीन इसीलिए कराया गया है कि आप हर चीज का ध्यान रखें। आप अगर कहते हैं कि हमें प्रोवोक किया जा रहा है और प्रोवोकेशन में हमने इस तरीके की बयानबाजी करी है, तो फिर अगर आप प्रोवोक हो जाते हैं लोगों की बातों को सुन करके, तो फिर आपको सत्ता में रहने का कोई हक ही नहीं है। क्योंकि जब आप जाएंगे, सत्ता में बैठेंगे, गलत कुछ होगा, जनता को दिखेगा तो वो बोलेंगे, आपको सुनना और सहना भी पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में लेकर कानून को धक्का दिखाकर जब तक आप शिवसेना के साथ थे, ममता जी आपकी भूमिका न केवल इस केस में, आप जिस तरह से रोज आप सामने से आकर इस केस में इंसाफ मिले, इसकी लड़ाई में आप शामिल हैं, इस अभियान में आप शामिल हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, क्या आपको नहीं पता था जब आप 30 साल सत्ता में एक साथ हाथ में हाथ डालकर शिवसेना के साथ आगे बढ़ रहे थे, शिवसेना के साथ आपने सत्ता भोगी, शिवसेना की क्या बोली और क्या भाषा है, यह आपको तब कभी याद नहीं आया? प्रश्न है ममता जी। जी देखिए, जहां तक आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ मनीष जी, कि जब भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का गठबंधन था, उस वक्त भी शिवसेना ने बड़े मुखर होके भाजपा का पुरजोर तरीके से विरोध किया और बड़ी गंदी शब्दावली का इस्तेमाल किया, हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी किया। लेकिन क्या किसी ने प्रोवोक किया? कोई प्रोवोक हुआ? क्या किसी ने उनके स्तर पर गिर करके कोई जवाब दिया? नहीं दिया ना, क्योंकि एक राजनीतिक जिम्मेदारी थी
जो गठबंधन था वो एक राजनीतिक जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही थी। मुझे एक बात बताइए ममता जी, ममता जी, ममता जी, झांक करके ये तो देखना ममता जी, चाहिए ना ममता जी, ममता जी, ममता जी, ममता जी, ममता जी, आप मेरी बात सुनिए। आप विदुषी महिला हैं ममता जी, आप विदुषी महिला हैं। कोई भी महिला अगर तू तड़ाक तेरे की भाषा पर उतरे तो ये कहां तक लाजिम है? आपको नहीं लगता ये परवरिश के सबूत भी माने जा सकते हैं? तू तड़ाक रेबी की भाषा जो कंगना ने आज इस्तेमाल करी है मैंने सुनी है, लेकिन इस चीज पे मैं ये बोलना चाहती हूँ मनीष जी कि क्या होता है अगर आप किसी को पब्लिकली एकदम कॉर्नर में डाल दें, आप पहले उनको गाली गलौज करें, उसके बाद आप धमकी दें कि आप यहाँ नहीं आ सकती, और धमकी सीधे किससे आती है? महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी से आती है। उसके बाद आप उनके यहाँ बुलडोजर भेज दें, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर तक कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की जाएगी। आप आदरणीय हाई कोर्ट की बात भी नहीं सुनते हैं। इस पर बोलने के लिए ऐसा करेंगे ममता जी, इस पर बोलने के लिए मेरे साथ और भी मेहमान हैं। ममता जी, मैं आपकी कंगना के प्रति जो ममता है वो साफ झलक रही है, दिखाई दे रही है। और यहाँ पर हम केवल यही चर्चा कर रहे हैं कि अगर भाषा की मर्यादा टूटेगी, जिसका जिक्र आपने भी किया, आप भी मानती हैं कि भाषा का स्तर अगर गिरेगा तो वो अपने आप में शर्मनाक होता है। हमारे साथ निखिल आनंद, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं बिहार से। निखिल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे। निखिल जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि इस समय सुशांत, जो कि होनहार प्रतिभावान बेटा बिहार का था, जांच कहां से शुरू हुई और कंगना पे आकर अटक गई, कहां तक सही लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर हमारी मांग थी कि सीबीआई इंक्वायरी हो, और सीबीआई ने जैसे जांच शुरू किया उसके बाद ईडी इन्वॉल्व हुआ, फिर एनसीबी इन्वॉल्व हुआ। ये परत दर परत सबके चेहरे खुलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज भी महाराष्ट्र सरकार नर्वस है, घबराई हुई है और इस मामले को डिफरेंट टर्न देना चाहती है। जिस तरीके से बॉलीवुड के बाबा बेबी माफिया गिरोह, जो ड्रग माफिया है, अंडरवर्ल्ड के लोग, इन सब के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आखिर शिवसेना इतनी बहदवास क्यों है? शिवसेना को इस तरीके से अतिरेक भाव से कंगना के ऊपर टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? और जब कंगना के ऊपर आप उसको कॉर्नर्ड कर रहे हैं, ठैस कर रहे हैं, और कंगना ने जो रिटेलिएट किया, जिस भी भाषा में किया, उसका मैं समर्थन करता हूं। महाराष्ट्र इज नॉट एन आइलैंड। कह रहे हैं बीजेपी कंगना का समर्थन करती है, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी कंगना का समर्थन करती है। निखिल आनंद जी, आपके बीजेपी के बड़े नेताओं ने इससे पल्ला झाड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष जी। ठाकरे जी जो शिवसेना के भी सुप्रीमो ऋषि मिश्रा, बीजेपी कंगना का समर्थन करती है, तो क्या ये माना जाए कंगना जो कह रही है वो बीजेपी के बहकावे में आकर कह रही है? मनीष जी, आपको मालूम होगा देवेंद्र फडणवीस ने कंगना रनावत का जो मुंबई में बयान आया है, मुंबई और महाराष्ट्र को लेके, उससे सहमति नहीं जताया है और कहा है कि ऐसा बयान कंगना रनावत को मुंबई को लेके नहीं देना चाहिए। ऋषि जी, आप थोड़ी देर के लिए रुके। मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा कुछ ताजा जानकारी और अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है। रोहित। मनीष जी, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो कार्रवाई हुई है आज कंगना रनौत के अगेंस्ट, जो कार्रवाई हुई है, इस पर मेरा एक सवाल है। कंगना रनौत क्यों शिवसेना के निशाने पर आई? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाई कंगना रनौत ने। मुंबई पुलिस जो इतने दिनों से जांच कर रही थी, कुछ नहीं कर पाई, उसके खिलाफ आवाज उठाई कंगना रनौत ने। तो सवाल मेरा यह है सीधा उद्धव ठाकरे से, सवाल मेरा संजय राउत से यह है कि कोई भी अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाएगा तो क्या आप उसका दफ्तर घर इस तरह से तोड़ेंगे, इस तरह से उसके साथ सलूक करेंगे? आपके विधायकों ने क्या क्या नहीं कहा? आपके विधायकों ने कंगना रनौत को यह कहा मुंह तोड़ दूंगा, क्योंकि बात अब शब्दावली की चल रही है, तो यह कहा मुंह तोड़ दूंगा। संजय रनौत ने नोटी की परिभाषा किस तरह से उसको परिभाषित किया, ये कहां की भाषा है? एक और तो आप धमका रहे हैं, एक और आप कह रहे हैं मुंह तोड़ दूंगा, एक और आप नोटी को परिभाषित करते हैं, और कोई सच के लिए अगर आवाज उठाता है तो फिर आप उसको धमकी देते हैं, उसका दफ्तर तोड़ देते हैं, उसको टाइम ही नहीं दिया जाता है। कंगना रनौत मुंबई में थी नहीं, कौन नोटिस लेता? जी रोहित, आप सही कह रहे हैं। अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज दबाने की कोशिश होगी, और लेकिन यह देश का सवाल है। शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ विक्रम सिंह यादव भी मौजूद हैं। यादव साहब, अगर आवाज उठाई जाएगी, इंसाफ की बात होगी, तो यह छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में
इस तरह से आप आवाज दबाएंगे, एक महिला को इस तरह से प्रताड़ित करेंगे, शब्दों से नीचे गिराएंगे आप। विक्रम सिंह यादव तक हमारी आवाज नहीं जा रही। ऋषि मिश्रा, मैं कंप्लीट कर लूं। मैंने ये कहा देवेंद्र फडणवीस ने कंगना रनावत के बयान का सपोर्ट नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, आज जो रिया चक्रवर्ती को लोग विजन बनाने पे लगे हुए हैं, वही आरोप शेखर सुमन ने कंगना रनावत को लगाया था कि मेरे बेटे के साथ सुमन ने नहीं, अध्यक्ष सुमन ने। ऋषि जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, आपकी जानकारी को ठीक करना चाहूंगा। ऋषि मिश्रा जी, शेखर सुमन ने नहीं, शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने कहा है। उस पे भी जो आज कंगना रनावत के पक्ष में खड़े हैं, उनको उस चीज पे, उस विषय पे जवाब देना चाहिए। ऋषि मिश्रा, करणी सेना से दिलीप सिंह चौहान जी है। दिलीप जी, करणी सेना आज शिवसेना के सामने ताल ठोक कर मुंबई में खड़ी थी। ये आमने सामने की बात आपको लगता है कि कंगना रनौत जिस अंदाज में एक एक कर मुंबई पुलिस के बाद महाराष्ट्र सरकार को निशाने पे ले रही है, इसलिए ये बुलडोजर के जो दांत थे वो दफ्तर पर जाकर पंजा मार दिए? दिलीप सिंह चौहान, अरे विक्रम सिंह यादव जी, हेलो। बहुत जी। दिलीप सिंह जी, आप प्रश्न सुन पाए मनीष जी का? दिलीप जी, मनीष जी, मेरा जी, ये सवाल दिलीप सिंह चौहान से है। जी दिलीप जी, मेरा सवाल आपसे है, करणी सेना आज मुंबई में आपके कार्यकर्ता वहां पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं से लगभग आमने सामने के ताल ठोककर हवाई अड्डे पर पहुंचे थे कंगना के समर्थन में। कंगना ने जो सुशांत मामले में आवाज उठाई है, ये आपके टीवी स्क्रीन पर जो बुलडोजर का पंजा है, अगर आप देख पा रहे हैं इस वक्त, तो ये केवल बदले की कार्रवाई, द्वेष की कार्रवाई के तहत हुआ है। जी मनीष भाई, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि शिवसेना का आज से कुछ वर्षों पहले बहुत बड़ा नाम था, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे उसको देखते थे और बाला साहब ठाकरे के कारण ही शिवसेना की एक दुनिया के अंदर जानी जाती थी। लेकिन आज शिवसेना किस कगार पे आके खड़ी हो चुकी है, रोड पे आके खड़ी हो चुकी है, और आज बाला साहब ठाकरे की जो इज्जत थी वो इन्होंने रोड पे लाके खड़ी कर दी शिवसेना वालों ने, उद्धव ठाकरे ने। ये बड़ी शर्मनाक बात है। रही बात एक चीज ये कि एक महिला एक्टर थी, और उन्होंने चुनौती किसने दी? पहले संजय राउत ने। संजय राउत ने क्या कहा कि मुंबई के अंदर घुस के दिखाना, फिर हम देख लेंगे। रही बात, उस चुनौती को कबूल किसने किया? कंगना रनौत ने। और वो अपनी बात पे अटक रही, और आज वो कंगना रनौत पूरे बंबई के अंदर आके उसने अपने घर के अंदर गई। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन संजय राउत को, उद्धव ठाकरे को और शिवसेना के लोगों को कि एक महिला से वो डर गए और एक महिला का मुकाबला कर रहे हैं। इस समय आ रही है एक बड़ी खबर। कंगना ने फिर एक ट्वीट किया है। कंगना ने ऑफिस तोड़े जाने पर कंगना का नया ट्वीट, कल आपका घर भी तोड़ा जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब मेरा घर तोड़ने की मिल रही है धमकियां। कंगना रनौत का ताजा ट्वीट, उद्धव ठाकरे और करण जौहर गैंग मेरा वर्क प्लेस तोड़ा है। 24 घंटे में मेरे दफ्तर को अवैध घोषित किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मेरे दफ्तर का सारा सामान तोड़ा गया। कंगना ने ट्वीट कर अभी कहा है, अब से ठीक 5 मिनट बाद वर्षा बंगले मालाबार हिल स्थित, वहां पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इकबाल सिंह चहल जो कि बीएमसी कमिश्नर हैं और संजय राउत के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। आशु, ये ट्वीट बहुत कुछ कहता है बैठक के पहले। बिल्कुल, और ये एक वार्निंग सा है कि जिस तरह से कंगना रनौत ने कहा है, वो भी 5 मिनट पहले जो आपने कहा कि अगर ये 24 घंटे के अंदर मेरे दफ्तर को अवैध घोषित किया गया है, साथ ही साथ अब ऑफिस के साथ अब घर तोड़ने की भी बात की जा रही है, खास फ्लैट को, उस पर कंगना ने साफ वार्निंग कर दी है। और ये वार्निंग
मुंबई में आके की है उन्होंने। जिस तरह से पिछले हम कई दिनों से देख रहे थे कि जो शिवसेना के लीडर्स थे वो कह रहे थे मुंबई आके दिखाओ, ये सब बातें कही जा रही थी, अब वो मुंबई में आकर वो ये कह रही हैं कि अब घर तोड़ने की धमकियां मिल रही हैं। साफ है ये विच हंट है। अध्ययन सुमन का इंटरव्यू को लेकर अब कंगना रनौत के ड्रग इन्वेस्टिगेशन कीजिए। वो 2018 से ये नोटिस दी जा रही थी, लेकिन अचानक जब कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ कहा तब फिर अब घर उनका ऑफिस तोड़ दो, अब मुंबई आ गए तो घर तोड़ दो। ये तो विछंट है, ये तो ओपनली, जिसे कहते हैं ना ओपनली आप ये हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हम आपको इस तरह से चुप कराएंगे। जी 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 दिलीप जी दिलीप सिंह चौहान, ऋषि मिश्रा, आप लोग बने रहिए। अब वक्त है सुर्खियों का। ऋषि मिश्रा जी, अब वक्त है सुर्खियों का। लेकिन मरहूम राहत इंदौरी साहब मुझे याद आते हैं, जिन्होंने कहा था हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, लेकिन इस लड़ाई में यह भी कहा गया कि मुंबई किसी के बाप की नहीं। लेकिन आज केंद्रीय मंत्री रामदास अठौले ने कहा मुंबई सबके बाप की है। अब वक्त हो चला है सुर्खियों। साथ ही सहयोगी आशीष सिंह मौजूद हैं। ममता जी, क्योंकि कंगना ने मुखर होकर एक एक कर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की बखियां उधेड़ी, और अब महाराष्ट्र सरकार बता रही है कि आखिर सरकार क्या होती है। आपने सरकार फिल्म देखी थी? जी बिल्कुल देखी थी। जी देखी है मनीष जी। जी मेरा सवाल आपसे देखिए जी मनीष जी, देखिए ऐसा है, मैं इस सरकार जो दम्भी सरकार है, जो निरंकुश सरकार है, उससे ये पूछना चाहती हूँ, और मेरा एक ही प्रश्न है उन लोगों से कि क्या कंगना रनौत कोई ड्रग पेडलर है? क्या उसके नारकोटिक्स से कोई कनेक्शंस हैं? क्या उसने कोई इलीगल एक्टिविटी करी है? क्या उसने कोई राष्ट्र विरोधी काम किया है? इसकी तो जांच होगी। धमकाना शुरू कर दिया ममता जी मैं आपको बता दूं, ममता जी मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि हमारे पास एक शिकायत है। शिकायत अध्ययन सुमन का उन्होंने जिक्र किया है, यानी कि रेफरेंस दिया है, और इसके आधार पर यह जांच भी होगी जिसकी आप बात कर रही हैं। बिल्कुल, ये तो कंगना ने भी साफ बोल दिया है कि आप जांच कीजिए। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि इनके दिल में दर्द डिस्को क्यों हो रहा है? इतनी हड़कंप क्यों मच गई है महाराष्ट्र सरकार के अंदर? अगर कंगना रनौत ने ये बात बोल दी है कि मैं मुंबई आना चाहती हूँ, एनसीबी को वो बड़े बड़े नाम बताना चाहती हूँ जो ड्रग रैकेट में फंसे हुए हैं, बॉलीवुड के उन लोगों के नाम के खुलासे करना चाहती हूँ जो ड्रग पेडलिंग का या ड्रग कंजम्पशन का काम कर रहे हैं। आफ्टर ऑल, जब से सुशांत की मृत्यु हुई है, किन लोगों को बचाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं? क्या कोई बड़ा इनका नेता है? क्या ये बड़े बड़े बॉलीवुड के अभिनेता जो इनको प्रोबेबली चंदा देते हैं, उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? गोरखधंधा चल क्या रहा है? और एक चीज और बोलना चाहती हूँ, अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो गलत है, नहीं किसी को करनी चाहिए, आप तोड़ रहे हैं, ठीक है, आप तोड़ रहे हैं, 52,000 केसेस आपके पास पड़े हुए हैं, उसमें से आपने सब में इंक्वायरी क्यों नहीं करी? पूरे के पूरे 52,000 जगहों पर बुलडोजर चलाते। दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ, इस पर उनका कहना, मैं आपको बताता हूँ, इस पर उनका कहना है कि आपके साथ वो सरकार में थे, इसलिए कंगना को बचाया गया। शिकायत तो तब भी थी। आशीष, मुझे तो ज्यादा वजह यह लगती है मनीष जी कि 52,000 में से 51,999 लोगों ने सरकार के खिलाफ ट्वीट नहीं किया, सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई इसके लिए। और जाहिर सी बात है, ऋषि जी मुझे एक चीज जरा समझाइए, आप बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, मुझे एक चीज समझाइए। 2016 का अध्ययन सुमन का इंटरव्यू, उन्होंने एक एलिगेशन दिया, एक रेफरेंस उन्होंने कहा, ये अचानक से महाराष्ट्र सरकार 4 साल बाद उठ गई, इन्वेस्टिगेट करेंगी। अब आपको क्या 4 साल बाद ब्लड सैंपल में आपको ड्रग्स मिलेगा? अच्छा, आप मुझे बता दीजिए, आप मेरे प्रश्न का उत्तर प्रश्न से मत दीजिए, या तो आप एंकर, आप यहाँ प्रश्न पूछे। ऋषि जी, मैंने प्रश्न पूछा है, आप उत्तर दे दीजिए, आप उत्तर दे दीजिए। सवाल का जवाब सवाल से देना उत्तर नहीं होता है। ऋषि मिश्रा जी, आप मुझे बताइए, अध्ययन सुमन 2016 की बात कर रहे हैं या 2020 की बात कर रहे हैं? ये तो विछंट है ना,
ये तो विछंट है। मतलब आप पुराने दस्तावेज ढूंढ के निकालेंगे। करिए, हम तो चाहते हैं करिए, कोई भी हो, कंगना हो या फिर रिया हो, अगर किसी ने ड्रग्स पेडलिंग में है, अगर आरोपी है, बिल्कुल आप कीजिए। लेकिन मेरा ये सवाल बताइए, 2016 का रेफरेंस आप निकाल रहे हैं, 52,000 इलीगल स्ट्रक्चर है, आप ये चुन के निकाल रहे हैं केवल और केवल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी ने कर दी। ऋषि जी, या तो आप एंकर बन जाइए या तो आप जर्नलिस्ट बन जाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आशीष, इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे के यहाँ होगी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल भी बैठक में मौजूद होंगे और उसके अलावा शरद पवार। ये देखिए, वर्षा बंगले में जाते ही गाड़ियों का काफिला, शरद पवार, एनसीपी अध्यक्ष इकबाल सिंह चहल, बीएमसी कमिश्नर संजय राउत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच ये बैठक, अहम बैठक, वो भी तब। इस पर ताजा जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा मौजूद है। अभिषेक, कौन कौन पहुंच गया बैठक के लिए? और देखिए, सबसे अहम मीटिंग शुरू हो चुकी है वर्षा पर, जहां पर शरद पवार जो कि एनसीपी सुप्रीमो है वह पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे खुद मौजूद हैं। देखिए, जो मीटिंग है काफी अहम है, क्योंकि इसलिए अहम है कि इसके थोड़ी देर पहले जो मुंबई के बीएमसी कमिश्नर हैं इकबाल सिंह चहल, वह खुद मौजूद रहे सीएम के साथ और उन्होंने मीटिंग की। जैसे ही वो मीटिंग से बाहर निकले, शरद पवार पहुंचते, शरद पवार मीटिंग शुरू हो गई है। देखिए, मीटिंग पूरी तरीके से कंगना रनौत को लेकर ही है, क्योंकि देखिए शरद पवार ने पहले भी नाराजगी जाहिर की थी। जिस तरीके से तमाम टीवी चैनलों की बात करें, अन्य चीजों की बात करें, जिस तरीके से ठाकरे सरकार यानी ठाकरे परिवार या ठाकरे शिवसेना लगातार आमने सामने आ चुकी थी और यही वजह है कि शरद पवार ने उस वक्त नसीहत दी थी कि कहीं न कहीं बचना चाहिए था। और आज भी शरद पवार ने साफ साफ नसीहत दी शिवसेना को, ये सब चीजों से बचना चाहिए था। छोटी मोटी बातें से होती रहती है। बिल्कुल अभिषेक, जहां पर जेसीबी का बुलडोजर चला, कंगना के दफ्तर की दीवारें टूटी, महाराष्ट्र सरकार की बुनियाद हिल गई है। और ये तस्वीरें उसी बात की गवाही दे रही है कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार की बुनियाद हिल गई है। ऋषि जी, हंस रहे हैं आप। शरद पवार ने अभी स्टेटमेंट दिया था 4 घंटे पहले, उन्होंने कहा था कि ये गैर जरूरी था। उन्हें समझ में आता है 52,000 वाला केस जो है, बाकी लीगल स्ट्रक्चर्स हैं। आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जवाब देंगे, वापस प्रश्न नहीं पूछेंगे। मुझे बताइए, 2016 के रेफरेंस को आप लेके आ गए। मनीष जी इसके गवाह हैं। मैंने संजय राउत के बयान की आलोचना मैंने हर चैनल पे और आपके चैनल पे भी किया है। मुंबई सबका है, मुंबई में सबको रहने का हक है, लेकिन जिस मुंबई ने कंगना रनावत को इतना बड़ा मुकाम दिया, क्या आपको अब दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या मुंबई पाक कश्मीर हो गया है? ये हिंदुस्तान का अपमान नहीं है, ये मुंबई का अपमान छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान। इसका जवाब तो आपको देना है, आपकी पार्टी को देना है, क्योंकि वाइप्लस सिक्योरिटी के साथ में घूमना पड़ रहा है कंगना रनौत को ना ऋषि जी। ये तो जिम्मेदारी आपके पार्टी की और आपके सरकार की है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है, ये एनसीपी की जिम्मेदारी है। आप बताइए, एक सेलिब्रिटी देश की आर्थिक राजधानी में वाइप्लस सिक्योरिटी के साथ में घूम रही है। शर्म की बात है ना महाराष्ट्र सरकार के लिए? क्या पुलिस शर्म की बात नहीं है? एक महिला को जिसने केवल सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी, 12 अर्धसैनिक बलों के साथ में घूमना पड़ रहा है। इतना तो भय बना दिया है आपने। बगल में निखिल आनंद से सवाल कीजिए ना, निखिल आनंद से भी पूछेंगे, पहले आप जवाब दे दें, निखिल आनंद ऋषि मिश्रा हैरान परेशान है कि आखिर निखिल आनंद शांत क्यों है? निखिल आनंद शांत क्यों है? घूम रहे हैं असामाजिक। निखिल जी, क्या महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत ये घटिया राजनीति की है, देखिए उन्होंने अभी तक मुझे लग रहा था कि सुशांत की मृत आत्मा का अपमान किया, सामना को पूरा आर्टिकल लिखने में लगा दिया, लेकिन अब तो लगता है कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की मृत आत्मा का भी अपमान किया है, भारत की संघीय व्यवस्था का अपमान किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान किया और पूरे एक महिला कलाकार के पीछे पूरी शासन प्रशासन सत्ता पूरी राजनीति पूरे प्रदेश के ताकत को लगा दिया। ये सीधे सीधे उद्धव ठाकरे जी के निर्देश पर। अगर शिवसेना इसी तरह मात्र शक्ति का अपमान करके शिवसेना अगर ये राजनीति कर रही है कांग्रेस की गोद में बैठकर, तो शिवसेना को अपना नाम बदलकर बाबर सेना कर लेना चाहिए।
निखिल आनंद जी हमारे निश्चित तौर पर साथ, जो शिवाजी की विरासत है, विक्रम सिंह यादव जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन शिवसेना के प्रति अगाध स्नेह है इनका। विक्रम सिंह जी, गजब खेल है ये। मुंबई में सियासत आमने सामने और एक निहत्ती महिला को आप लोग टारगेट बना रहे हैं। मुंबई किसके बाप की है? नहीं, अरे भाई कहाँ नहीं अच्छी महिला। एक तो वो गैर कानूनी काम कर रही है, ऊपर से वो धमका रही है। आप लोगों से सवाल पूछ रही है, गैर कानूनी काम कर रही है। सुशांत मामले में वो बड़े बड़े लोगों का चिट्ठा खोल रही है, वो गैर कानूनी काम कर रही है। खोल लेना, कहाँ खोल रही है? वो तो बहका रही है। आप खुलवाओ ना जरा, कौन सा? अरे भाई आप देखो वो किस तरीके से मुख्यमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा प्रयोग कर रही है और आप उसको वाइस की कैटेगरी की सुरक्षा दे रहे हो। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक तो देशद्रोह की भाषा बोल रही है तोड़ दोगे और इलीगल काम कर रही है और उसको आप ऑफिस तोड़ दोगे आप? नहीं तो ऑफिस तोड़ दोगे, ये तो गुंडागर्दी हुई ना। अरे भाई इलीगल काम के लिए आप क्यों समर्थन कर रहे हो? इलीगल काम है तो उसके लिए तो कार्रवाई होगी। इलीगल काम आपका है। 30 सितंबर तक स्टे था कि नहीं कोर्ट की तरफ से? ये इलीगल बीएमसी की एक्शन है। 2018 से सो रहे थे और हाई कोर्ट ने कहा था 30 सितंबर तक नहीं करना है आपको ये। अरे मैं ये कह रहा हूँ बीएमसी एक्शन लेगी कि नहीं लेगी? आप यहाँ पे बैठ करके गलत चीजों का समर्थन कर रहे हो। बीएमसी यहाँ पे आपको शर्म नहीं आती? सरकार के खिलाफ कहेंगे। सरकार भी नहीं, शिवसेना के खिलाफ, ठाकरे परिवार के खिलाफ बोल के दिखाइए। सरकार के खिलाफ कैसे बोलोगे? सरकार एक सही काम, अगर बीएमसी कोई काम कर रही है उसके ऊपर सवाल उठाओगे? मतलब संविधान में भरोसा है कि नहीं है? या इलीगल काम के लिए समर्थन करोगे? बीएमसी हाई कोर्ट की अवमानना करेगी, ये अधिकार बीएमसी को किसने दिया? अरे भाई उनको पहले नोटिस दिया गया था, तब उन्होंने क्यों नहीं अपने सुधार किया? उन्होंने सबसे पहले अपना सुधार करना चाहिए था। अब 24 घंटे नोटिस, उसका पोर्टल देते। इस बात का दुख है कि आप बहस में आखिरी में जुड़ पाए। इस बात का दुख है कि आप बहस के आखिरी में जुड़ पाए। अब मुझे ये बहस खत्म करनी है देश का सवाल की मुंबई के मलाबार हिल स्थित मुख्यमंत्री के बंगले वर्षा में अहम बैठक शुरू हो गई है। जी हां, शरद पवार भी हैं, इकबाल सिंह चहल भी हैं और इसके साथ साथ संजय राउत और उद्धव ठाकरे भी। मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है। मरहूम राहत साहब कहा करते थे, अगर कोई खिलाफ है तो होने दो, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ है तो होने दो। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, ये जो मुंह है वही सदाकत है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चला है एक छोटे से